बेटा हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस का मतलब क्या था? लिख पाओगे परफॉर्मेंस? सिर्फ परफॉर्मेंस का मतलब क्या था यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर? व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस? थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लिया करो तुम। सर अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट करना। हाँ, फुलफिल योर ओन ऑब्लिगेशंस या फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशंस मेड बाय द प्रोमिसर टुवर्ड्स प्रोमिसिंग। मैंने लास्ट क्लास में प्रोमिसर और प्रोमिसी के बारे में आपको समझाया था। वो कभी भी ये लोग सेलर या बायर नहीं कह रहे। प्रोमिसर ने प्रोमिसी को अपने ऑब्लिगेशंस, अपनी ड्यूटीज फुलफिल करना परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज कहलाता है, परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन कहलाता है। मैंने ये भी बोला था कि हम प्रोमिसर और प्रोमिसी वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं। सेलर और बायर में एक रेसिप्रोकेट रिलेशनशिप होती है। रेसिप्रोकेट समझते हैं ना, एक दूसरे के प्रति, वो रेसिप्रोकेट रिलेशनशिप कहलाती है। जब मैंने आपको कार देनी है तो दैट टाइम माई प्रोमिस वॉज टू हैंड ओवर माई कार टू यू। So that time I am promiser, you are promising. On the other hand, when you are fulfilling your duties, you are going to pay rupees 2 lakh to me now. So that means in that case you become the promiser now. क्योंकि आपका प्रॉमिस था मुझे 2 लाख रुपए देने का। तो इसलिए वर्ड यूज किए जाते हैं प्रोमिसर और प्रोमिसिंग। वहां पर सेलर बायर यूज नहीं किए जाते, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी, तो लिखो जरा। सेक्शन 66 था, पॉइंट नंबर 5, सेक्शन 66, कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन क्या था? रिजाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट क्या था? रिजाइनिंग द एग्रीमेंट क्या था? मना कर देना। आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ, म्यूचुअल कंसेंट हुई, हमने मना कर दिया। या फिर एक पार्टी भी मना कर सकती है, बाद में उसको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करना, उसका कम्युनिकेशन होना, कौन सा सेक्शन पढ़ा रहा है? सेक्शन 66। क्या कह रहा है जरा देखो एक बार, क्या सेंटेंस है? ठीक है, सबको दिख रहा है? पढ़ते? अच्छा, ऑनलाइन करनी है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था कि रिकॉर्डिंग दे देते हैं। ऑनलाइन टाइम बहुत लेता है ये। टाइम कंज्यूमिंग है। लिंक भी भेजना पड़ेगा। बहुत स्लो है, देख रहे हो? ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ये
रिफ्रेश ही कर रहे हैं। अच्छा, हो गया स्टार्ट हो। हाँ जी बेटे, क्या कह रहा है? यू हैव नोटिस दैट अ कॉन्ट्रैक्ट voidable at the option of one of the parties can be rescinded, but rescission must be communicated to the other party in the same manner as the proposal is communicated under section 4 of the contract act. सारी बात कम्युनिकेशन को लेकर आती है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आप जो भी एक्ट कर रहे हैं उसका सामने वाली पार्टी को बताना जरूरी है। अब वो चाहे आप किसी के थ्रू भी बताओ, कई लोग वकील के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, आप लोग डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हो। तो उसने कहा क्या है, तो इसमें लिखे छोटी छोटी बातें। देखो क्या कह रहा है, रिसेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। पहला पॉइंट लिखो, यानी रिसेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट में लिखना इन द सेम मैनर एज प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड। बस दो बातें हैं, यानी आप अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर रहे हो तो उसका कम्युनिकेशन उसी स्टाइल में होना चाहिए जिस स्टाइल में आपके प्रपोजल का कम्युनिकेशन था, इन द सेम मैनर। ठीक है, ये हमेशा हमें याद रखना है। एक इसी के नीचे लिख लो छोटा सा नोट। अच्छा, रिवोकेशन क्या था याद है? वापस ले लो, जो मैंने वर्ड्स बोले उनको वापस ले लिए कि सॉरी सॉरी। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं आपके साथ ये एग्रीमेंट करना चाहता हूं, तो एग्रीमेंट को रिवोक करने का सॉरी सॉरी, मैं वापस लेना चाहता हूं। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने आपके साथ कोई एग्रीमेंट को रिसाइन किया। एग्रीमेंट को रिसाइन करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको नोटिस भेजा, वो याद है हमने पढ़े थे, चिट्ठी चलेगी कहां से कहां तक, वो सारा खेल। वही खेल यहां पर दोबारा से पूछ रहा है वो, कि क्या जो अभी तक मैंने रिसाइंडिंग का आपको मैसेज भेजा था उसको रिवोक कर सकता हूं? तो नोट में लिखो, रिवोकिंग ऑफ रिसेशन revoking of recession must also be made in the same manner as the proposal was made, in the same manner as the proposal was made। ये सेक्शन 66 कह रहा है। तीन बातें याद रखनी है। ठीक है, पहली क्या हो गई कि रिसेशन कर रहे हो, अदर पार्टी को कम्युनिकेट करो। दूसरा, वो रिसेशन जो होगा वो किस मैनर में होगा, जिस मैनर में प्रपोजल बना था। फिर साथ में एक नोट अटैच कर दिया गया है कि उस रिसेशन को भी रिवोक किया जा सकता है, और उसी सेम मैनर में जिस मैनर में प्रपोजल किया, सेम सब। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इसका फटाफट लिखें।
क्या मीनिंग है, पहले इस हेडिंग को पढ़ लो, आपको क्या लग रहा है ये क्या कहना चाह रहा है? मैं आपको कार डिलीवर करने जा रहा हूँ, कार डिलीवरी कहाँ होनी है ये तो बताओगे, कहाँ लेकर आऊँ ये तो आप ही बताओगे। अगर मान लीजिए मेरे ये तय हुआ था कि मैं आपके घर डिलीवरी करूंगा, और मैं आप लोगों का घर, मैं किसी का घर कहाँ जानता हूँ, इवन तो आप लोग भी मेरा घर नहीं जानते, यहाँ पर बैठकर टेबल पर डील हो गई कि हाँ जी मेरे घर भेज देना कार, आप भी चले गए मैं भी चला गया। हम गलती से मान लीजिए हम लोगों ने एड्रेस कम्युनिकेट नहीं किया, तो मैं कहाँ भेजू कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आपसे बात हो गई, अब जब बात हो रही है तो आप मुझे मेरी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए आप मुझे निग्लेक्ट कर रहे हो, मैं प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पा रहा आपके उस निग्लेक्टिंग बिहेवियर की वजह से। ये वो पॉइंट है, अब पढ़ो ध्यान से, फिर से देखो, अब आपको क्लियर होगा। यही है ना, मैंने कहा आपको फोन करके, हाँ जी कार कहाँ लाऊं, कहाँ रहते हो, आपने कहा जी वसंत कुंज आ जाऊं। अरे वसंत कुंज जाऊंगा तो वहां पर भी कोई एड्रेस होगा, नहीं बस वसंत कुंज आ जाओ आप, मैं वहां पे मिल जाऊंगा या वहां मिल जाऊंगी फला फला पॉइंट। मैं पहुंच गया, फिर फोन कर रहा हूँ कहाँ हो जी, आप फोन नहीं उठा रहे, अब आप फोन नहीं उठा रहे, तो आप क्या कर रहे हो, निग्लेक्ट कर रहे हो मुझे, मेरा प्रॉमिस फुलफिल करने से आपका जो निग्लेक्टिंग बिहेवियर है मुझे प्रॉमिस फुलफिल नहीं करने दे रहा, यही हो रहा है ना। उस केस में क्या होगा, देखो लास्ट लाइन पढ़ लो, द प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड, अभी पहले समझ लें, द प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड बाय सच निग्लेक्ट और रिफ्यूजल एज, प्रोमिसर क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज्ड हो जाएगा। मेरे पास आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, या मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, या मैं आपको सब कुछ कर रहा हूँ, हालांकि कुछ एक जगहों पर व्हाट्सएप मैसेजेस कोड डिनाई करता है, ये मैं बता देता हूँ आपको प्रैक्टिकली, कई जगहों पर कोड जो है व्हाट्सएप मैसेजेस डिनाई करता है, कई जगह, हर जगह नहीं कई जगह, मोस्टली फैमिली डिस्प्यूट्स में, है ना वो एक फाइल किया, एक वकील साहब ने बैठा हुआ था मैं कोर्ट में, उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस का 250 पन्नों का प्रिंट आउट निकाल कर दे दिया। तो जज साहब ने पूछा कि व्हाट इज दिस, कह रहे इन दोनों के बीच के कम्युनिकेशन है, कि मैं क्या करूं, मैं पढ़ूं अभी नहीं, 250 पन्नों का कम्युनिकेशन, तो क्या हम पढ़ें, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हटा दो, ये फाइल में से रिमूव कर दो, जीरो, हम इन्हें काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, एक एंगर में होता है हर इंसान, तो कुछ ना कुछ इस तरीके की चल रहा होता है उसके अंदर, तो इसलिए, तो मैं वैसे आपको कह रहा हूँ, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, नॉर्मली मेल यूज करना, मेल अभी भी अथेंटिकेटेड है, व्हाट्सएप को सब समझ तो लेते हैं कि देखो जी मेरे पास तो एविडेंस आ गया, जीरो। आपको पता होगा, एक और टेक्निकल पॉइंट बता देता हूँ, आईफोन, अब पता नहीं लेटेस्ट वाले में है कि नहीं, आईफोन के अंदर एक फीचर है, आईफोन के अंदर एक फीचर है, और उस फीचर में अगर आप अपने आईफोन से मुझसे मैसेज करेंगे, उसमें वो नंबर रिफ्लेक्ट होगा जो आप चाहोगे, ये आईफोन का एक फीचर है। अब मुझे नहीं पता कि उसको रिमूव कर दिया कि नहीं कर दिया, क्योंकि मेरे साथ हो रखा है, जैसे क्लास में होता है ना शैतान बच्चे होते हैं, तो एक बच्चा शैतान बैठा हुआ था आईफोन लेकर, कई पुरानी बात है जब आईफोन एक अपने आप में अचीवमेंट माना जाता था, वो मुझे वहां से मैसेज कर रहा है और नंबर किसी और का आ रहा है, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, ये कैसे आ रहा है, तो मैं कैसे जज करूंगा कि यहाँ से मैसेज आ रहा है, नंबर कहीं और का आ रहा है, तो इस तरह से सब कुछ वो प्रैंक कर रहा था मेरे साथ, बाद में उसी ने मुझे समझाया, कहता देखो सर ये फीचर है इसमें,
तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये एक फीचर है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जजेस को भी पता चल गया होगा कि भाई ये इसकी वजह से कुछ ना कुछ किया जा सकता है। और सबसे बड़ी वजह की बात है, आप अपने आप में ही समझ लो, अगर मान लीजिए मैं आपका नंबर सहानी के नाम से सेव कर लूं, आपका नंबर सहानी के नाम से सेव कर लूं, आपकी फोटो भी मान लो कुछ ऐसी एडजस्टमेंट कर दूं कि आपकी फोटो रिफ्लेक्ट हो, और नंबर आपका है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे जरा धमकी वाले मैसेज भेजता रहे। अब आपने धमकी वाले मैसेज भेजे, अब मैं जज साहब को दिखाऊंगा तो किसके नाम से आ रहे हैं वो? सहानी। समझ गए? अब बाद में आपका नंबर हटा दूंगा, अब उसका नंबर डाल दूंगा उसमें, क्योंकि जब व्हाट्सअप दिखाता है तो व्हाट्सअप मोबाइल नंबर नहीं दिखाता, मैसेज में सिर्फ नाम दिखाता है। अब नाम में क्या आ रहा है? सहानी, यानी सहानी ने किए जी मुझे मैसेज सारे। यही ड्रॉबैक इंस्टाग्राम का भी है। आप अगर नोटिस करेंगे इंस्टाग्राम का भी यही ड्रॉबैक है। लोग फेसबुक का तो क्लोन बना लेते हैं, जो उसकी सेकंड कॉपी बन जाती है, कुछ तरीके का करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये सब चीजें जो हैं अब जाकर डिस्क्लोज होनी शुरू हो गई। पहले पुराने जमाने में इतना नहीं पता था, अब सबको समझ में आ गया कि इस तरीके से किया जा सकता है गलत, मिसयूज मिसयूज ऑफ दैट। मेल के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मेल के साथ एक वो एड्रेस चलता है, आईपी एड्रेस। व्हाट्सएप में आईपी एड्रेस क्या आएगा? आता होगा, कुछ होगा उनके पास भी, है ना, जो उसका ऑनर है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो जो मेल है, कम्युनिकेशन, इसीलिए आप कभी भी देखेंगे जो जितनी भी कंपनीज हैं, दे ऑलवेज कम्युनिकेट थ्रू मेल। वो व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं खेलते। ठीक है? तो यहाँ पर जो बात छिड़ी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अगर किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन के लिए द बेस्ट ऑप्शन क्या मानकर चलेंगे आप? मेल। व्हाट्सएप इज द ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, नहीं तो मेल इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसमें हेडिंग डाल दीजिए, सेक्शन 67, इफेक्ट्स ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू प्रोवाइड। इसने अफोर्ड लिखा है, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू प्रोवाइड, प्रोमिसर, मैंने अफोर्ड की जगह प्रोवाइड लिख दिया है। अफोर्ड वर्ड कई बार कंफ्यूज कर जाता है। मैंने, आप चाहें तो अफोर्ड भी लिख लो, ऑब्लिक प्रोवाइड कर लो, लेकिन प्रोवाइड एक इस वक्त आपके लिए कन्वीनियंट वर्ड रहेगा। टू प्रोवाइड रीजनेबल फैसिलिटीज to promiser, to provide reasonable facilities to promiser for performance। अब ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, मुझे रीजनेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। अब मैं वसंत कुंज भी आ गया, उसके बावजूद भी आप मुझे एड्रेस नहीं बता रहे। मैं वहां पर वेट किया, मैंने एक रीजनेबल टाइम तक वेट किया आपका, तब भी आप मुझे नहीं बता रहे। इसे कहते हैं कि आपने, यहाँ पर गलती आपकी है। तो इसके नीचे लिखो फर्स्ट पॉइंट, सिंपल सिंपल, प्रोमिसर विल बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम, किससे? नॉन परफॉर्मेंस। अब आपने तो क्लेम कर देना कोर्ट में जाकर कि सर ने कार की डिलीवरी नहीं दी हमें टाइम पर। आप तो मेरे से कॉम्पनसेशन भी मांग लोगे। फिर मैं जज साहब को बताऊंगा, देखो जी मेल की थी मैंने इनको इतने बजे, मैंने व्हाट्सअप भी किया था, मैंने टेक्स्ट मैसेज भी किया था जी, मैंने कॉल भी की थी। वो सब ऑल्टरनेटिव है, लेकिन वो सब ऑल्टरनेटिव उसके साथ अटैच हो जाएंगे तो यू विल बी स्ट्रॉन्ग, बट दे आर प्योरली निग्लेक्टिंग मी। निग्लेक्टिंग वर्ड आ गया। आप निग्लेक्ट ही तो कर रहे हो अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। नहीं, रिस्पॉन्ड ना करना भी तो निग्लेक्ट ही होता है। तो उस केस में जज साहब कहेंगे हाँ उन्होंने पूरा अपना तरफ से ड्यूटी पूरी की है, तो इनके ऊपर कोई कॉम्पनसेशन नहीं बनता। सर फिर हमने मेल ना करी, अगर हमने मेल ना करी
हम्म। व्हाट्सएप मैसेज किया और कॉल किया। अब तो मैंने उसका आंसर पहले ही दे दिया ना बेटा, कि ट्राई टू डू इट ईमेल ऑल्सो। यूज। ये ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आपने अब आप देखो, ऑल्टरनेटिव क्या होता है, कि वो ना हो तो वो और करो। तो अब आप ऑल्टरनेटिव पहले यूज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा फिर दब जाओगे, कहीं ना कहीं। समझ रहे बात को। वो कह देगा जी नहीं मिला, मेरा उस वक्त नेटवर्क नहीं चल रहा था। तो हालांकि नेटवर्क ना चल रहा हो तो मेल भी नहीं देख पाएगा, वो तो मेल भी नहीं देख पाएगा। बट मेल अपने आप में अभी तक एक अथेंटिकेटेड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है, इसलिए कह रहा हूं। और मैंने ये भी नोटिस किया है, आप भी नोटिस करना, जहां व्हाट्सएप नहीं पहुंच पाता लेकिन वहां मेल पहुंच जाती है। कुछ एक ऐसा है उस मेल का, कुछ ऐसा सिस्टम है, अब मुझे नहीं पता वो क्या सिस्टम है, लेकिन पहुंच जाता है, क्योंकि मेल की कम्युनिकेशन आपकी फोन के साथ नहीं है। अब मेरा कंप्यूटर ऑन है, इसमें मेरा मेल आराम से पहुंच जाएगा, मैं चाहे व्हाट्सएप मेरा बंद पड़ा हो, मेल तो पहुंच गई। सर मैं कोई बहुत से लोग ये मेल को चेक भी नहीं करते आज के डेट में। वो एक अलग इशू है। आप मेल चेक नहीं कर रहे हो, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप ये कहोगे मैंने नहीं देखा, वो सिर्फ बेनिफिट कहाँ पर है, एक जगह, जो मैंने बताया था आपको। कब, कम्युनिकेशन में। कब, वो भी मैंने तब एग्जाम्पल में समझाया था कि बंदा बीमार था, जब वो हॉस्पिटल से वापस आया तब। नहीं तो मेल को ये मानकर चला जाता है कि मेल अगर आपको कम्युनिकेट हो गई तो ये दिस इज योर ड्यूटी टू चेक इट नाउ विद इन प्रॉपर रिजनेबल टाइम, विद इन प्रॉपर रिजनेबल टाइम। क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो जो मेल है, मेल तो आपको तुरंत देखनी चाहिए। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ ना कि जब आप कॉलेज गए, मेरे साथ हुआ, जब मैं कॉलेज गया तो मैंने अपने सीनियर से पूछा कि मुझे पता ही नहीं चलता कौन सी क्लास कब होती है। तो जैसे सीनियर्स जूनियर्स को करते हैं, उसने मेरे यहाँ पे छोटा सा एक्सरसाइज मारा कि भाई पागल, सुबह घुसते ही कॉलेज के अंदर तेरा सबसे पहला ड्यूटी क्या होनी चाहिए, मैं आप बताओ, नोटिस बोर्ड देखना। तो सीनियर सिखाते हैं कुछ चीजें, अब आप मुझे पता नहीं करते हो कि नहीं करते हो, बट दिस इज योर प्राइम ड्यूटी। आप सीए इंस्टीट्यूट का सबसे पहले रोज वो खोलो, मेल, सॉरी मेल कह रहा हूँ, उसकी वेबसाइट, कि क्या स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज छोड़ा है। दिस दिस शुड बी योर फर्स्ट ड्यूटी। कितना डिले हो गया, हार्डली है। मान लो सुबह खोलते हो आप 10 बजे, और 11 बजे कोई वो मेल डालते हैं, तो आपको अगले दिन तो पता चल जाएगा, 24 घंटे का ही तो डिले होगा, रीजनेबल टाइम है। समझ रहे हैं। और नहीं तो क्या ड्यूटी बना लो, एक बार सुबह देख लिया, एक बार शाम को देख लो, क्योंकि इस तरह के मैसेजेस इंस्टीट्यूट सुबह सुबह डाल देता है, इस तरह के मैसेजेस इंस्टीट्यूट सुबह सुबह डाल देता है, तो दिस इज योर ड्यूटी। अब इंस्टीट्यूट थोड़ी कहेगा कि देखो, ये आपको खुद समझना है। वेबसाइट चेक करो, अपने मेल चेक करो। आपने जब एनरोलमेंट कराया होगा तो आपको मेल आई होगी ना, तो मेल चेक की होगी। अब मेल आप चेक ना करो तो उसका जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट की थोड़ी है। वो कह रहे हैं हमने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया काम, दिस इज योर ड्यूटी नाउ। समझ गए। तो इंस्टीट्यूट आपको कर रहा है, शायद व्हाट्सअप भी कर रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन वो मेल पर मेन फोकस रहता है। व्हाट्सअप तो शायद उस पर आते हैं, वो भी आपकी बुक बुक की डिलीवरी के लिए आते होंगे, बाकी इस तरह के कम्युनिकेशन तो वो मेल पे ही करेंगे, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, जितना हम लोग लीगली उनको समझते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंस्टीट्यूट है। अब तो इंटरनेशनल हो गया ना, अब तो आप लोगों को कुछ मिल गया ना कि सीए की डिग्री से आप कहाँ जा सकते हो, कुछ अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है। अरे पढ़ा करो भाई लोगों, क्यों नहीं पढ़ते हो। अभी सिंगापुर या किसी के साथ टाइप हुआ है, किसी सी इंस्टीट्यूट का, मैं भूल रहा हूँ नाम, किसी कंट्री के साथ टाइप हुआ है। एंड आई होप सो कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने अब आपको ऑप्शन कर दिया है कि जो क्वालिफाइड सीए हैं वो वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे बच्चे हो यार, अपने करियर को लेकर इतना ज्यादा लीनियंट हो, ये तो बहुत जरूरी है। चलो, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँ, मुझे लगता था आप लोग मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। ये जरूरी है बेटा।
अभी कोई उन्होंने टाइप अभी सिग्नेचर हुए हैं उसके ऊपर, अब मैं भूल रहा हूँ किस कंट्री के साथ में, अभी सी इंस्टीट्यूट का टाइप हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, आप लोगों के लिए तो काफी अच्छा होने वाला है। एक बार पहले इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। मैं कहता हूँ भाई रजिस्टर निकाल लो, लिख लो। कुछ एक दो बच्चे होते हैं जो नहीं लिखते, मैं कुछ कहता हूँ ना। प्रोफेशनल एटीट्यूड है, हमारा काम है आपको समझाना, आपका काम है उसको एक बार में समझना, दो बार में समझना, नहीं समझना वो भी आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। आई डिड माई फुल ड्यूटी। अब निग्लेक्टिंग बिहेवियर किसका है, हमारा। आपका। समझ रहे हैं बात को। अब मान लो कोई बच्चा आकर कहे कि सर ने तो हमें ये पढ़ाया ही नहीं, तो मैं कहूँगा रजिस्टर खोलो, लिखा है नहीं लिखा, नहीं लिखा, बाकी का देखो लिखा है नहीं लिखा। अगर उसने लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि दूसरा अवॉइड कर रहा है लिखने से। लिखने से आपकी प्रैक्टिस होती है। आप लोग पढ़ते होंगे, आजकल तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है आप लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। तो इंस्टाग्राम पर भी एक चली थी ड्राइव, 20 पेज अ डे। एक एकेडमी है जो आईएएस की तैयारी कराती है। आईएएस तो समझते होंगे, है ना। नहीं पूछ रहा हूँ ऐसी। तो आईएएस की तैयारी कराते हैं, तो वो लोग उसमें बताते हैं उनको, उनकी भी बहुत बेटा आपकी जैसी लेबर है, शायद मानते तो हैं कि आपसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है ना। आपकी तो प्रोफेशनल लेबर है, उनको तो मतलब एक पता नहीं कैसी लेबर वो करते हैं कि दिन रात पढ़ते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया था कि राइट 20 पेजेस अ डे। तो कभी एनालाइज करके देखना कि क्या आपने कभी किया ऐसा। अगर 20 पेजेस अ डे राइट करने की आप ड्यूटी बना लें, और उसमें वो कहते हैं 20 पेजेस कैसे, कि अगर आपको कोई चीज लर्न नहीं हो रही है, राइट दैट पैराग्राफ 5 टाइम्स अ डे, आपके 20 पेजेस हो जाएंगे। आपको कुछ याद नहीं हो रहा, बहुत बच्चे कहते हैं, क्लेम करते हैं कि सर लॉ याद नहीं हो रही। तो मैं कहता ही हूँ कि भाई देखो मेरा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अब मैं बिठाकर तो याद कराना बड़ा मुश्किल काम है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, हमारा काम समझाना है, मेरा काम समझाना है। आपको उसके लिए अपने कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे कि कैसे लर्न करें। ट्राई टू राइट इट डाउन, लिखो। हाँ, शुरू का एक हफ्ता बड़ा बोरिंग लगेगा, मैं बता रहा हूँ, ऐसे लगेगा जैसे सर ने कोई जानलेवा ऑप्शन दे दिया है। बता रहा हूँ मैं, अगर कोई भी बच्चा, किसी को ये लगता है कि मैं सिर्फ लर्न नहीं कर पा रहा, और लर्न ना कर पाने की वजह से बेटा सीए तो नहीं हो पाएगी, बता दो। करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, बुरा मत मानना। और मानो तो मान भी लेना, अच्छी बात है, क्योंकि मानोगे तो पढ़ाई करोगे। बिना लर्न किए, बिना लिखे आप सीए नहीं बन पाओगे। अगर आपको सीए बनना है तो राइट इट डाउन, लिखो, लिखो, लिखो। मैंने पिछले बैच को भी ये कंपैरिजन बताया था, आपको भी बताया था एक बार, कि जितने क्वेश्चंस आप एक दिन में अकाउंट्स के करते हो, जितने पेज आप एक दिन में अकाउंट्स के भरते हो, उतने पेज आपने आज तक, अभी भी कह रहा हूं, जितनी क्लासेस में ले चुका हूं, आपने लॉ के लिए नहीं करे होंगे उतनी मेहनत। जहां यहाँ लिख लिया लिख लिया, उसके बाद तो कुछ एक बच्चे ही हैं जो नोट्स बनाते होंगे। तो पिछले बैच में पूछ लेना, जिन बच्चों ने नोट्स बनाए, जिन बच्चों ने लिखा, सारे इंटर की क्लास में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बिना नोट्स बनाए वाले भी पास होते होंगे, उनकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी कि एक बार पढ़ लिया तो याद हो गया, इसलिए वो नोट्स नहीं बनाते। बट जिसने लिखा, बराबर में चल रही इंटर की क्लास, पूछ लेना कि कैसे लिखते थे लॉ। ठीक है बेटा, जरूरी है, बहुत जरूरी है लॉ को लिखना। और अगर लॉ नहीं लिखोगे तो फिर वही आएंगे 50-55, जैसे मेरा बेटा लाया है, उसको बोल बोल के थक गए हम। कर लूंगा कर लूंगा, वो बच इसलिए गया कि उसकी लर्निंग अच्छी है, सिर्फ बच इसलिए गया कि उसकी लर्निंग अच्छी है। आप लोग फोकस कर जाओ, फिर बोल रहा हूँ, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, मैं उसको अपने वाले को ही सबसे पहले क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। नहीं तो जिस बच्चे के उसकी मार्कशीट में लिखा हुआ है, क्या आता है, डिस्टिंक्शन मार्क्स, कुछ ऐसे लिखते हैं, जिस बच्चे के 70% से ऊपर मार्क्स आते हैं
उसको वो डिस्टिंक्शन मार्कशीट बोलते हैं। एक नॉर्मल मार्कशीट होती है, फिर एक पास विद डिस्टिंक्शन, ऐसे लिखते हैं उसको। तो आप समझ लें कि मतलब लॉ में इतने कम के बावजूद भी उसके पास पास विद डिस्टिंक्शन की मार्कशीट है। तो अगर वो थोड़ा सा मेहनत इसमें कर जाता, हमने भी खैर इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमने उस 4-5 महीने में काफ़ी कुछ हमारे घर में थोड़ा उथल पुथल रहा। माई वाइफ वॉज नॉट वेल एट दैट टाइम, तो सारा हॉस्पिटल का कम्युनिकेशन वही करता था। तो कई बार तो उसकी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी वो हॉस्पिटल में बैठ के ले रहा होता था, मदर के साथ बैठा हुआ है। तो हमने कुछ नहीं कहा, मगर ठीक है, बस मैं उसे यही कहता था कि लर्न कर लिया बेटा। तो उसने उन चीज़ों को माना, चलो अच्छा है, पास हो गया। बट मैं आपको क्या रहा हूँ कि बेटा आपको एक ऑप्शन तो उसकी मार्कशीट देखकर मुझे अच्छा लगा कि आप लोग एक कोशिश तो ये करो कि आपकी मार्कशीट पर लिखा हो पास्ड विद डिस्टिंक्शन। पता नहीं किसी ने नोटिस पहले किया है कि नहीं किया। मैंने तो नहीं किया था फ्रैंकली। मुझे तो सिर्फ दो ही चीजें पता थी, या तो पास हो गई या रैंक आ गई। ये बीच की तीसरी चीज मुझे अब पता चली है कि मार्कशीट में पास्ड विद डिस्टिंक्शन भी लिखता है सी इंस्टीट्यूट। तो अपने आप में अच्छी बात है। अगर मान लो यही मार्क्स इंटर में कैरी फॉरवर्ड हो जाए, यही मार्क्स फाइनल में कैरी फॉरवर्ड हो जाए, और वो बाई चांस रैंक होल्डर ना हो, लेकिन नॉर्मल और रैंक होल्डर के बीच में तो हो गया। तो यानी इंटर में भी होता होगा अगर फाउंडेशन में दिया है तो उन्होंने। तो आप लोग इसी को याद करो, अभी याद करोगे, याद करने के प्रोसेस को बढ़ा लो। समझ रहे हैं? माई सन पास विद आईसीएसई बोर्ड एक्चुअली। वो लोग लर्निंग बहुत कराते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सीबीएसई वाले नहीं कराते, लेकिन आप लोग भी सब जानते होंगे कि आईसीएसई बोर्ड का जो स्टैंडर्ड है सीबीएसई के सामने थोड़ा सा अपर रखा हुआ है। मतलब हम देखते थे ना स्कूल में से, मतलब क्लास में से पता चला आधी क्लास रह गई, क्या हुआ, सबने नाइन्थ में सीबीएसई में शिफ्ट कर लिया। क्यों जी? ये टफ है। जब ये हो गए 10th में जो बच्चे ने, कुछ बच्चे 11th में निकल गए, शिफ्ट करेंगे। तो ये चीज़ मुझे बढ़िया करी, अंदर से मैं भी डर जाता था। लेकिन लर्निंग कैपेसिटी का सबसे बड़ा मेन खेल है, मैं बता रहा हूँ आपको। लर्न करो। होता है सबसे लर्न, किससे नहीं होता? ईमानदारी से बताओ, लर्न किससे नहीं होता? शर्माने की जरूरत नहीं है, सबसे होता है। कोई भी नहीं है यहाँ पर जिसका सेक्शन 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 याद नहीं होते। सेक्शन हाँ हाँ, वही सेक्शन ही हो गया। राइट इट डाउन, वही बात। लिखो, रोजाना लिखो, रिपीटिशन में लिखो। कोई अगर बोर नहीं हो रहे तो समझ लो आपने सक्सेस की एक बहुत बड़ी सीढ़ी पकड़ ली है। बच्चे अक्सर बोर होकर लिखना छोड़ देते हैं। बच्चे अक्सर बोर होकर लिखना छोड़ देते हैं। बोर नहीं होना। मेरे साथ मैं क्या करता था बेटा, जब मैं स्टूडेंट था, मेरे पास इस इतना बड़ा, इससे थोड़ा सा छोटा नोटिस बोर्ड एक मैंने लगाया हुआ था। वो आदत पड़ गई थी ना कॉलेज में रह रहकर, नोटिस बोर्ड रोज सवेरे देखना है। सच्ची बता रहा हूँ, मतलब जो एक बार जो एक मेरे सीनियर ने मुझे बोला वो क्लिक हो गया। तो मेरा मेरा अपना शेड्यूल क्या था कि जैसे ही मैं सुबह उठता था, आफ्टर गेटिंग फ्रेशर, बिफोर बाथ, मैं पहले पूरा अपना नोटिस बोर्ड देखता था, मेरा अपना। और उस पर क्या होता है, छोटे छोटे कागज मैंने लगाए हुए होते थे, सेलो टेप से या फेविकॉल से, किस पहले वो इतना महंगा वाला तो लगा नहीं सकते थे ना हम लोग। तो अब तो वैसा आता है कि पिन से लगा दो, या आजकल वो आता है पेस्ट हो जाता है, हाफ पेस्ट होता है। बेटे लिखो, लगाओ। रोज फिर एक ड्यूटी बनाओ कि रोज देखना है, रोज देखना है, रोज पढ़ना है। अब आपको पता है क्या लगेगा कि जो आपने एक नोट बनाए एक पेज के, वो आपको कभी लगेंगे कि मैं इसको फिल्टर कर सकता हूँ, और अच्छा लिख सकती हूँ मैं। उस पेज को निकालो, उसको लिखो, फिर दूसरा लगाओ, दोबारा लगाओ, वो अलग फाड़ दो, और उसे अच्छा सा बना लो। आपको लर्न होना शुरू हो जाएगा। कितने सेक्शन होंगे? मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जो लर्न करने होंगे ना सेक्शन में, बता रहा हूँ बिलो 100 आएंगे। 75 मैं टोटल कर रहा हूँ, बिना बिलो 100 आएंगे लर्न जो करने होंगे, बिलो 100 ओवरऑल बता रहा हूँ। अगर अब भी जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 100 याद कर लो। 100 याद करने के लिए आपके पास कैलकुलेशन करो कि कितने दिन। हम क्या रोज के 10 सेक्शन याद नहीं कर सकते?
देन मेक इट सिंक्रनाइजेशन। जब रोज के 10 याद करो तो अगले दिन जो 10 याद कर रहे हो उससे पहले पिछले 10 रिवाइज होने चाहिए कि वो क्या थे। यानी कम्युनिकेशन सिस्टम बता रहा हूं। अगर आपको अगले दिन 20 याद हो गए, यानी पिछले 10 और आज के 10 उनको रिवाइज कर लो। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे बच्चों के तो मतलब मोबाइल ऑन हो जाते हैं, लीड ऑन हो जाती है क्लास खत्म होते ही, बस स्टैंड तक या कहीं तक। किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी रिकॉर्डिंग सेक्शंस की डाल लो ना अपने फोन में, देन ट्राई टू लर्न इट, ट्राई टू लिसन इट, सॉरी। नहीं होगा, हो जाएगा। कान से सुनना ही तो है। गाने सुनने का तो बहुत मौका मिलेगा भाई, बहुत मौका मिलेगा। मैं किसी की रिंगटोन सुन लेता हूँ ना, उस गाने को डाउनलोड करता हूँ, फिर 3-4 दिन तक सुनता हूँ, फिर बोर हो जाता हूँ, फिर उसे डिलीट कर देता हूँ। बस रिंगटोन मिलनी चाहिए किसी की अच्छी सी, तो गाना जरूर डाउनलोड करूंगा। सुनता हूँ, हालांकि लिरिक्स में बहुत पुअर पुअर हूँ मैं, बहुत ज्यादा। सुनता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। लेकिन सुन तो लेता हूँ कि क्या है। रिंगटोन में समझ नहीं आता ना पूरा। रिंगटोन में तो 2 स्टैंजास आते हैं या एक स्टैंजा आता है। मैं पूरा गाना सुनता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। आदत बनाओ कुछ ऐसी, आप भी बनाओ, अपने आप लर्न होगा। आज 10-11 तारीख है, आप अपना शेड्यूल बनाओ, एक हमेशा छोटे छोटे टाइम टेबल्स बनाओ। हम लोग बड़े बड़े टाइम टेबल बनाते हैं, छोटे टाइम टेबल्स बनाओ हमेशा। जैसे आप टारगेट रख लो, अभी हमारा सेक्शन चल रहा है कौन सा, 67। 67। 67 में से भी हार्डली 35-40 सेक्शन होंगे जो याद करने के, बीच में कुछ स्किप्स भी हैं जो जरूरत की नहीं है, वो स्किप्स हैं। आज जाकर आप 10 सेक्शन बनाओ ना, 10 सेक्शन छोड़ो, पहले चैप्टर के कितने सेक्शन है वो लिख लो। आपने क्या लिखना है, चैप्टर नंबर ये, इसमें इतने सेक्शन से इतने सेक्शन तक हैं। देन मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट, और उसके बाद उनके नाम लिख लो आगे। तो पहले चैप्टर में मान लो आपके 15 सेक्शन आ गए, उसको याद करके छोड़ो, याद करके छोड़ो, छोड़ो तभी उसे जब वो याद हो जाए। जिद बिल्कुल होंगे, और आपके लिए बड़े फ्रूटफुल हो जाएंगे। तो इन्होंने सेक्शन बोल दिया, और मैं बता रहा हूँ सेक्शन की तो खैर सबकी वीकनेस होती है, आप लोग नहीं बोल रहे, उसने बहुत ईमानदारी से बोल दिया है। 80 to 90% बच्चों की वीकनेस है सेक्शंस। और मैं बता रहा हूँ कई बच्चों को तो बेटा, ये आप लोग हेडिंग्स पॉइंट्स याद नहीं करते हो। मैं हमेशा समझो सब बच्चों को बताता हूँ, बहुत बड़ा क्राउड ये पॉइंट्स अपने आप से बनाकर लिख कर आता है। एक बार किस्मत से मेरे को भी चेक करने का चांस मिला हुआ है, ये लोग उठाते हैं, है ना। तो हमें भी उठाया गया एक लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने देखा है, पढ़ा है मैंने लोग बच्चों को, कि बच्चे जो है अपने आप से पॉइंट बनाते हैं, सेक्शन गलत लिख कर आ जाएंगे। लिख कर आना है, मतलब उनको पता नहीं कहाँ से फीडबैक मिलता है कि कुछ सेक्शन जरूर लिख कर आना। अब सेक्शन 67 याद नहीं आ रहा, लिख दिया सेक्शन 63। अब 67 के पॉइंट में 63 लिखेंगे तो वैसे ही हो गया, वॉइड हो गया ना। तो टीचर क्या कहेगा, ये तो वॉइड है, वॉइड के मार्क्स मिलने ही नहीं। इसलिए तो फिर सेक्शन सुन लें। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था बताओ भी। तो पहले चैप्टर के सारे सेक्शन सुनूंगा मैं कमिंग क्लास में। ये कोई नहीं कहेगा कि सर मेरा एग्जाम है, पढ़ रही हूँ, नो। आप लोगों का ओरल टेस्ट होएगा उसमें, सिर्फ सेक्शन और उसकी हेडिंग क्या है, चैप्टर नंबर 1। गॉट इट। सबने ईमानदारी से याद करना है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी सुन लें। नेक्स्ट क्लास में, आज है सैटरडे, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे, अगर बीच में कुछ शफलिंग ना हो तो। ट्यूसडे को पहला 15 मिनट का ओरल टेस्ट है, ठीक है। इस रूम से पहले कोई क्लास नहीं थी ना। अगर, और सुन लें सारे, अगर मैडम ने क्लास रखी 9 बजे तो हमारी क्लास होगी 8:45 बजे।
15 मिनट पहले। उसी 15 मिनट में हम लोग ओरल टेस्ट लेंगे। जो नहीं आएगा, जो टेस्ट नहीं देगा, उसके ऊपर फाइन लगाऊंगा, फाइनेंशियल फाइन लगाऊंगा। हाँ, सच्ची में लगाऊंगा, और वो देना पड़ेगा। और उससे हम लोग जो बाहर कोई भी गरीब बच्चा है या डॉग्स को खाना खिला देंगे। अपनी जेब में नहीं रखूंगा, डोंट वरी। कई बच्चे सोचते हैं सर ने तो बना लिया इनकम का जरिया। है ना? जो बच्चा टेस्ट को स्किप करेगा, सुन लो भाई सारे ऑनलाइन वाले जो भी। सर हाँ, एक बार रिपीट करना। मैं नाम बताओ पहले। भव्या। भव्या, मैंने कहा है कि ट्यूसडे को चैप्टर नंबर 1 आपकी बुक का, लॉ का चैप्टर नंबर 1 जो है, उसके ओरल टेस्ट में सेक्शंस विद हेडिंग सुनूंगा। ओके सर। और जो बच्चा उस टेस्ट को स्किप करेगा, उसके ऊपर 20 रुपीज का फाइन है। बस। चलो, वो फाइन भव्या से 100 रुपए का है। नहीं 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 नहीं, ठीक है बहुत अच्छा है। ठीक है, 20 रुपीज का फाइन लेंगे। और जो बच्चा नहीं आएगा, जो टेस्ट स्किप करेगा, वो 20 रुपीज डिपॉजिट करेगा शालिनी मैडम के पास। और फिर बाद में उससे हम लोग डॉग फूड लाएंगे, और वो डॉग्स यहाँ पर जो भी होंगे उनको फूड खिला देंगे। ओके सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट हेडिंग। अच्छा, पहले ये पढ़ लेते हैं पहला एग्जाम्पल 38 समझ में आ गया था। आप ही लोगों के ऊपर इंस्टीट्यूट ने दे दिया कि अगर स्टूडेंट ही निग्लेक्ट कर रहा है तो टीचर उसमें कैसे हेल्प कर सकता है ना? तो टीचर को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि मैंने अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं की। आपका निग्लेक्टिंग बिहेवियर मुझे कंपेल नहीं कर सकता, और कोर्ट में मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा। 39 देखें क्या कह रहा है। ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू रिपेयर बीज हाउस। B neglects to refuse to point out to A the places in which, ये भी एग्जांपल मैंने पीछे दिया था, है ना? मैं पढ़ा रहा हूँ और सर ने इसी को रिनोवेशन का दे दिया, और बाहर लेबर बैठी हुई है, और मैं उसे काम करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा हूँ, रीजनेबल प्रोवाइड नहीं कर रहा। जो चीजें मुझे प्रोवाइड करनी चाहिए, क्या प्रोवाइड करना चाहिए? रूम तो प्रोवाइड करना चाहिए ना। जब मैं रूम ही प्रोवाइड नहीं करूंगा तो कैसे हो जाएगा? तो क्या मैं उस पर्सन को जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ कि आपने अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं की? ये हमने पहले भी पढ़ा था। नो, सिंपल। आ जाओ जी, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फटाफट। डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ब्रैकेट में लिख लीजिए, when obligations come to an end। when obligations come to an end। डिस्चार्ज हो गया जब मेरे ऑब्लिगेशंस खत्म हो गए, मेरी ड्यूटीज खत्म हो गई, तो व्हाट इट मींस? डिस्चार्ज्ड। लिखें पॉइंट नंबर 1 इसका, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। सबसे पहले उसने बता दिया कि कोई भी परफॉर्मेंस जो आपको फुलफिल करनी थी, अगर आपने वो परफॉर्मेंस फुलफिल कर दी तो ऑटोमेटिकली आप डिस्चार्ज हो गए। मैंने अपनी कार को हैंड ओवर कर दिया, आपको चाबी दे दी, तो मेरी ड्यूटीज फुलफिल, मेरी परफॉर्मेंस फुलफिल्ड, मैं अपने ड्यूटी से हो गया डिस्चार्ज। आपने जैसे ही मुझे 2 लाख रुपए दिए, मैंने 2 लाख काउंट किए, मैंने डन करा, तो इसका मतलब आप भी अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज। गॉट दिस पॉइंट? तो क्या कह रहा है? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। इसमें ए पार्ट लिखो, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का ए पार्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस, बी पार्ट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस के सामने लिख लो 3 वर्ड, ऑल ऑब्लिगेशंस डन। ऑल ऑब्लिगेशंस डन। मैंने शॉर्ट में लिखवाया है। ऑल ऑब्लिगेशंस डन का मतलब क्या हुआ? प्रोमिसर ने भी पूरे कर दिए, और प्रोमिसी की तरफ से जो रेसिप्रोकेट में आने थे वो भी पूरे हो गए। ऑल ऑब्लिगेशंस डन। ठीक है ना? सेलर बायर दोनों की तरफ से। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है?
इसमें मैं लिख रहा हूँ ऑब्लिगेशंस इसमें फुलफिल्ड हो गए, अटेम्प्टेड में सॉरी यहाँ पर आया डन, यहाँ पर है डन, ऑब्लिगेशंस डन। अटेम्प्टेड में देखो क्या होता है, जैसे अटेम्प्ट बोलते हो ना, अटेम्प्ट का मतलब है करना, तो यहां पर उसने क्या करा, अटेम्प्ट किया, लेकिन किसने रिफ्यूज कर दिया, बट द प्रोमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट। तो अटेम्प्टेड के सामने लिख लो छोटा सा पॉइंट, प्रोमिसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, प्रोमिसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। तो इसका मतलब आपकी तरफ से तो हो गया, मना किसने किया है, प्रोमिसी ने, मना किसने किया है, प्रोमिसी ने। गॉट इट। पॉइंट नंबर 2, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट लिखना है उसमें कुछ एग्जाम्पल, तो मेरी कार वाला हर जगह फिट बैठता है। मैं आपके पास वसंत कुछ पहुंच गया, वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है कि आपने चाबी ले ली, मुझे पैसे दे दिए, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी। गॉट इट। और कभी ये मत सोचना कि क्या हम हर जगह एक ही एग्जाम्पल लिख कर आएंगे, लिख सकते हो, आपको सामने वाले को समझाना ही तो है। वो ये थोड़ी कहेगा कि ये क्या बात हुई, ऊपर भी ये एग्जाम्पल, नीचे भी एग्जाम्पल, हर जगह ये एग्जाम्पल। अरे भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट समझाना है, मैंने समझा दिया, मैंने एक एग्जाम्पल पकड़ा हुआ, उस एग्जाम्पल से समझा दूंगा। आपको तो समझाने से मतलब है ना, आपके सेक्शन के ऊपर फिट बैठना चाहिए। तो ये मत सोचना कभी भी कि सर एक ही एग्जाम्पल, हाँ केस स्टडी आ जाएगी तो ऑब्वियसली वो तो डिफरेंट ही होगी, एक केस स्टडी कभी भी दूसरी केस स्टडी से सिमिलर नहीं हो सकती, लेकिन मेरा एक एग्जाम्पल काफी सारे सेक्शंस को कोऑपरेट करता हुआ आगे बढ़ सकता है। ठीक है ना। ये क्लियर सबको। म्यूचुअल एग्रीमेंट से बताओ क्या हो सकता है, हम दोनों ही एग्रीड हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी सेंस में, हम दोनों एग्रीड हैं, दोनों बैठे टेबल पर कि सर मुझे कार नहीं खरीदनी, मुझे भी नहीं बेचनी, आपने नहीं खरीदनी, मैंने भी नहीं बेचनी, म्यूचुअली एग्रीड, दोनों डिस्चार्ज्ड। उस दिन मैंने एग्जांपल का लास्ट क्लास में बोला था कि सर 2 लाख नहीं है, 1,90 में मान जाओ, ठीक है तो 1,90 ये लो कार, म्यूचुअली एग्रीड, डिस्चार्ज्ड। म्यूचुअली तो कुछ भी कर सकता है, म्यूचुअली में तो हर चीज इजी है। कोर्ट के पास जाते हैं हस्बैंड वाइफ, डिवोर्स चाहिए, ले लो, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करते हैं, उसमें वो देख लेते हैं कि हाँ भाई कहीं ऐसा तो नहीं एक भाव आवेश में आकर दोनों आ गए हों, उनको थोड़ा सा अपना तरीके से जज साहब जो है टेस्टिफाई करते हैं, उसमें टेस्ट में वो पास हो जाते हैं, जज साहब कहते हैं चलो आ जाओ 6 महीने बाद डिग्री ले जाना, डिवोर्स्ड, है ना। और अगर कोई एग्री ना हो तो जवानी से बुढ़े हो जाते हैं और डिवोर्स नहीं होता। क्या क्या कह रहे हैं देखो, Section 62 of the Indian Contract Act provide if the parties to a contract agree to substitute a new contract or to rescind or to remit, ये ऊपर आया था हमारा ये पॉइंट नोवेशन में, the original contract need not be performed। म्यूचुअली कंसेंट से तो कुछ भी हो सकता है। आप रिसाइन, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, आप रिसाइन कर दो, आपने कहा जी नहीं 1,90 दे सकते हो, 1,90 दे दो, पहले वाले में रिसाइन कर दिया लिटरली, दूसरे वाले में नोवेशन हो गया कि नया कर दो जी, नया एग्रीमेंट बना लेते हैं। तीसरा ये भी कर दो, ऑल्ट्रेशन भी हो सकता है कि सर देखो मैं 1,90 दूंगी लेकिन उसके अंदर आप ना क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ वो लगा कर दिखाओ, क्या वो बोलते हो यार, म्यूजिक सिस्टम लगा कर दोगे, मैं ठीक है जी वो भी दे देंगे, ऑल्ट्रेशन हो गई ना, म्यूजिक सिस्टम पहले नहीं था मैं लगा कर दे रहा हूँ, तीनों चीजें हो गई, तीनों चीजों में हम म्यूचुअली एग्रीड हैं, बस फिर वो एक कहावत है
है ना, डैश डैश राजी तो क्या करेगा काजी। अब देखो क्या कह रहा है आगे, एग्जाम्पल पढ़ लो इसका। तो इसमें वो कुछ नहीं कह रहा, म्यूचुअल एग्रीमेंट में आप सिंपल लिख लो, आप बड़ा करना चाहो जितना मर्जी लिखो, पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 1, when both parties mutually agreed to, पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ, पहले 2 लिखकर फिर TO2 लिखकर फिर नीचे आ जाओ पॉइंट नंबर 2 में, ये लिख दो बस, नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन, नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन। डॉट डॉट डालकर लिख लो, parties will be discharged, parties will be discharged। ठीक है, एग्जाम्पल मेरा याद रहेगा, मैंने क्या कहा, टेबल पर बैठे सर कार नहीं खरीदी, मैंने कहा मैंने भी नहीं बेचनी। दूसरा, सर 190 ले लो, 190 का मतलब क्या हुआ, नहीं, पहला रिसाइंड हो गया, दूसरा नोवेशन हो गया, तीसरा कि सर 190 भी देंगे और म्यूजिक सिस्टम भी लेंगे, तो ऑल्ट्रेशन हो गया। तीनों चीजें हो गई कि नहीं हो गई, देखो एग्जाम्पल फिट बैठ रहा है नहीं कार वाले पर ही। बस ये चीज अब ये याद रहेगा नहीं रहेगा ये लिख लो, अगर याद नहीं रहेगा तो छोटा छोटा लिख लो, रह जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, घर पे जाके लिखना हो तो लिख लो। इससे तीनों पॉइंट्स का अलग एग्जांपल देंगे, एक ही देना। एक ही दे दो, देखो एग्जाम्पल का मतलब क्या है, एग्जाम्पल है जो आप अपने आप से बना रहे हैं। केस स्टडी का मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी एक डिसीजन मार्केट में आया हुआ है बाय द वे ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ लिटिगेशन, और उसको किसी जज ने, किसी कोर्ट ने ही वर्डिक्ट दिया है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल तो आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, बशर्ते वो यहाँ फिट बैठे। मैंने पढ़ाने से पहले तो समझा दिया पॉइंट, पढ़ाने से पहले कि टेबल पर आ गए कि मैं नहीं खरीदना चाहता, मैंने कहा मैं भी नहीं बेचना चाहता, हो गया। तो ये चीज कह रहा हूँ, रिसाइन, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, आप म्यूचुअली एग्रीड हो, डिस्चार्ज। बहुत कुछ बातें, इसीलिए मैं देखो फोकस करता हूँ पॉइंट्स पर, जो पॉइंट है उसकी हेडिंग को समझाने पर। हेडिंग समझ में आ गई आपको, बहुत इजी हो जाता है लिखने, बस उसके साथ आपको सिंक्रोनाइज क्या करना है, सेक्शन। तो ये पीछे पढ़ा ही था हमने, सेक्शन 62। ये वाला एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिए, 5 लाख का लोन था, 3 लाख आप देने को तैयार हो, मैंने भी कहा 3 लाख दो यार, खत्म करो, खत्म हो गया। ना अब मैं आगे 2 लाख मांगूंगा, ना आपको 2 लाख देने, 3 लाख में सेटल्ड हो गया 5 लाख का लोन, म्यूचुअली एग्रीड थे, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। आ जाओ थर्ड पॉइंट लिखो फटाफट, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये भी हमने बहुत पढ़ा है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बहुत पढ़ा है हमने, कई बार आया है, कई चीज कई जगह आया है ये तो, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसका लिखो पॉइंट ए, इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पॉइंट ए, ड्यू टू चेंज ऑफ लॉ, ड्यू टू चेंज ऑफ लॉ, ड्यू टू चेंज ऑफ लॉ। मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था कि मेरी डीजल की कार, मेरे पास एक थार है जो एक्सपायर हो गई, मैं चला ही नहीं सकता उसे सड़कों पर, चलाऊंगा पकड़े गए तो जब्त हो जाएगी, है ना। तो हम बैठे हुए ताक में कि कभी किसी दूसरी स्टेट जाएंगे, बेच कर आएंगे, एकदम न्यू लुक है, बट है तो है, क्या कर सकते हैं। लॉ ने क्या कहा जब खरीदी थी
आरसी के ऊपर 15 साल लिखे हुए हैं, लॉ चेंज हुआ, डीजल कार की लाइफ 10 साल कर दी, कर लो, नहीं लड़ सकते, चेंज ऑफ लॉ है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मैं उसे दिल्ली में बेच भी नहीं सकता, मैं दिल्ली में उसे चला भी नहीं सकता। गेटिंग माय पॉइंट? स्क्रैप में दे सकता हूं। पहला पॉइंट हो गया क्या? ड्यू टू चेंज ऑफ लॉ। दूसरा देखो क्या कह रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एसेंशियल टू दैट परफॉर्मेंस। एसेंशियल वर्ड है, एसेंशियल पर जरूर ध्यान रखना। अब इसमें बच्चे क्या लिख देंगे, डिस्ट्रक्शन जरूर लिख देंगे, एसेंशियल नहीं लिखेंगे। कौन सा सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्ट हो गया? जो परफॉर्मेंस में एसेंशियल था। तो इसको एज इट इज पूरा लिख लो, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एसेंशियल टू दैट परफॉर्मेंस, एसेंशियल टू दैट परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल नंबर 45 पढ़ लो, समझ में आ जाएगा आपको, अगर बिल्कुल फिट बैठ रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। भाई साहब पागल हो गए, क्या करो शादी की खुशी में है ना, और न्यूली ब्राइड ने मना कर दिया कि अब मैं कैसे करूं शादी, तो पागल हो गया। नोबडी कैन कंपेल हर, क्योंकि मैड पर्सन तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट से अलग है, उनको तो के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट किया गया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। जिसका साउंड माइंड नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता ना। बस लड़की बच गई इसी बात पे कि हाँ भाई शादी नहीं कर सकते आप, जबरदस्ती नहीं कर सकते। लड़के के माँ बाप लगे हुए थे, नहीं शादी करनी पड़ेगी, लड़की ने ऑब्जेक्ट किया, लॉ ने साफ कहा कि हाँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जो मेल है वो मेल ही नहीं रहा, वो तो एक अनसाउंड माइंड हो गया, एक ऐसा पर्सन जिसको हम क्या कहें, जिसको समझ ही नहीं आएगी। फिट बैठ रहा ना एग्जाम्पल, फिट बैठ रहा ना एग्जाम्पल। थर्ड लिखो, पढ़ो जरा एक बार, क्या है, काफी बड़ा सा लिखा है, आप समझाओ क्या लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ करने को लिखा होता है लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि वो वेरिएबल रिसोर्स या फिर ऐसे। एक बार एग्जाम्पल पढ़कर बताओ इसमें कौन सा फिट बैठेगा। एग्जाम्पल आया समझ में किसी को क्या कह रहा है? अब उसके साथ पढ़ेंगे इसे। क्या कह रहा है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट at a theater for 6 months in consideration of a sum paid in advance by B. On several occasions, A is too ill to act. The contract to act on those occasions becomes void. Obviously, वो naturally नहीं कर सकते। वो ये चीज तो कह रहा है कि अगर आप कुछ काम ऐसा है जो आप नहीं कर सकते, जो होना चाहिए था, तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा आपका, void। तो ऊपर देखो क्या कह रहा है, नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स। जो इसने परफॉर्मेंस करनी थी वो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स हो गई, नॉन अकरेंस या नॉन परफॉर्मेंस यानी नहीं किया उसने, विच वॉज नेचुरली कंटेम्पलेटेड फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जो नेचुरली उसको कंटेम्पलेट कर रही है, रोक रही है करने से। अगर मान लीजिए कोई बीमार है तो वो कोई परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकते, नेचुरली रुक रहा है वो, यानी उसकी कोई इल इंटेंशन नहीं है, नेचुरली वो रुक रहा है। एज अ रिजल्ट द सम पर्सनल इनकैपेसिटी लाइक डेंजरस मैलडी, वो उसने एग्जांपल दिया, उसे छोड़ो। अगर कुछ पर्सनल इनकैपेसिटी की वजह से वही कोई काम हो रहा है, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो वो भी हमारा इम्पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। समझ रहे बात, वो इम्पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। जैसे हम लोग मानते हैं कि मान लीजिए कि कोई बंदा पेपर साइन करने जा रहा है अपनी प्रॉपर्टी के, पेपर साइन करने जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया।
एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ पे फ्रैक्चर हो गया जिससे उसने साइन करना है, अब वो क्या करे? कर पाएगा क्या? अभी उसकी जो पर्सनल जो इनकेपेसिटी क्रिएट हुई उस ड्यू टू सम दैट एक्सीडेंट, क्या अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर पाएगा? क्या वो अपनी परफॉर्मेंस कर पाएगा, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर पाएगा? नहीं। अब जब तक साइन नहीं होंगे पेपर्स, या तो अंगूठा छाप वाला बंदा हो, अलग बात है, जब तक पेपर साइन नहीं होंगे, क्या सब रजिस्ट्रार या एसडीएम के ऑफिस से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो पाएगी? कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पाएगा। समझ रहे बात? तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ? तो कर ही नहीं पाएगा। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, देखो ध्यान से, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो उस वक्त वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त वो नहीं कर सकता। डिस्चार्ज क्यों कह रहा है? क्योंकि अब दूसरी पार्टी कोर्ट नहीं जा सकती कि नहीं जी अभी साइन कराओ, तो कैसे कर देगा भाई साइन? समझ रहे बात? तो वो चीज है, तो आप इसमें लिख लें, नॉन एग्जिस्टेंस ऑब्लिक नॉन अकरेंस of a particular state of things, of a particular state of things because of पर्सनल इनकेपेसिटी। बस इतना ही लिखना है, बिकॉज ऑफ पर्सनल इनकेपेसिटी, पर्सनल इनकेपेसिटी। एंड लास्ट वन इज इसका डी पॉइंट लिख लो, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। बताओ जी, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। सामने वाली कंट्री के साथ अगर हमारी कोई वॉर स्टार्ट हो गई तो वो कहलाती है एनिमी कंट्री, और एनिमी कंट्री की वजह से वो ऑलरेडी अपने आप मान लिया जाएगा कि अब ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहीं पर खत्म, वॉइड हो गए। अब जब वॉइड हो गए तो जबरदस्ती तो नहीं करा सकते, तो जो इंडिया की पार्टी है उसको क्या मान लिया जाएगा कि यू बीइंग डिस्चार्ज, आप डिस्चार्ज हो गए अपने ऑब्लिगेशन से। गॉट इट? नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा फटाफट, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, इसको लिखवाने की मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें क्या लगता है, ब्रैकेट में बस लिख लीजिए लिमिटेशन एक्ट लिख लीजिए, बस सिर्फ लिमिटेशन एक्ट 1963, सिर्फ ब्रैकेट में लिमिटेशन एक्ट 1963 लिख लीजिए, जिसका आपने एक ही पॉइंट आपको पढ़वाया गया, मैंने पहले ही बताया था। और वही पॉइंट याद रखना है कि आप अपने डेट को 3 साल के बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने 3 साल तक कोई डेट क्लेम नहीं किया तो आप उसको 3 साल के बाद क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर जिससे रहना है वही नहीं पता कहाँ करें। कुछ भी हो, आप नोटिस दो, कुछ करो जिससे ये लगे कि आप एक्टिव हो। तो बट हमें पता नहीं ना कि वो है कहाँ पे। उससे क्या फर्क पड़ता? आप कोर्ट में नोटिस फाइल कर दो, एक एनोनिमस एड्रेस पर फाइल कर दो, कुछ तो पता होगा। जब आपने उसको लोन दिया होगा कुछ तो पता ही होगा ना, आपको पुराना एड्रेस तो पता होगा, उसके माँ बाप का एड्रेस तो पता होगा, उसके भाई रिश्तेदार कुछ। अब आप किसी को भी दे दो तो फिर तो आपकी गलती है, फिर कैसे ले पाओगे? आप मुझे जानते हो, मेरे घर तक नहीं पहुंच पाओगे अगर आप ठान लो तो। अगर आप ठान लो तो नहीं पहुंच पाओगे क्या? बिल्कुल पहुंच पाओगे। आप सुमित सर के पीछे पड़ जाओगे, मुझे एड्रेस चाहिए, है ना? अब सबको पता है कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ा है, तो आप सारे पिछले बैच के बच्चों को ढूंढोगे कि बताओ भाई कहाँ रहता है यश, बताओ भाई, कोई तो जानता होगा। फिर आपको बताया कि मैं लाजपत नगर से आता हूँ, तो आप लाजपत नगर की गलियों में छान सकते हो, पूछ सकते हो ना, एडवोकेट योगेश गुप्ता यहाँ रहता है क्या? नहीं। आपको पता है मैं साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप साकेत कोर्ट आ सकते हो, बार काउंसिल में जा सकते हो, इस नाम का एक एडवोकेट है, फोटो लगी होती है हमारी वहां पर बकायदा, आप फोटो देखकर पहचान जाओगे। पॉसिबल ही नहीं है कि आपको ना पता चले। ऐसे बतेरे केस आते हैं बेटा हमारे पास।
लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ती है। जज मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, मेहनत हमें ही करनी पड़ती है। होगी क्लास? हाँ, वो मेहनत हमें ही करनी पड़ती है बेटा। तो एड्रेस मिल सकता है। तो इंडिया में तो सोचना बेकार है, और कुछ नहीं तो आधार कार्ड के ऑफिस चले जाना, थोड़ा सा सारी डिटेल मिल जाएगी। कैसे नहीं मिल सकती? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट ऑफिस, क्या चाहिए बताओ, किसका एड्रेस चाहिए? आज भी खत्म नहीं हुआ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तो ट्यूसडे को, मैं मजाक नहीं कर रहा था, ट्यूसडे को टेस्ट है बेटा, ओरल टेस्ट। सब सेक्शन याद करके आएंगे।